हेलो टू ऑल। होप सो की पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था पैरासिटिज्म के बारे में, परजीविता के बारे में। वो आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और उसी के साथ जो आपका यूनिट फिफ्थ है, यानी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, अर्थात पारिस्थितिकी और पर्यावरण, वो पहला चैप्टर था जीव और पर्यावरण, जिसका अंतिम टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था परजीविता के बारे में। वो लेसन आपका फिनिश होता है, समाप्त होता है। और इसका जो अगला लेसन है और लास्ट लेसन, चूँकि फिफ्थ यूनिट में आपको दो ही लेसन पढ़ना है, जीव और पर्यावरण पहला लेसन था ये, जिसको हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है पूरी तरह से। और जो दूसरा लेसन है वो आपका है जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। और इस यूनिट से जो आपका फिफ्थ यूनिट है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, अर्थात पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इससे 14 नंबर के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आने हैं। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इस यूनिट का जो अगला लेसन है, जैव विविधता एवं संरक्षण, यानी बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की संकल्पना क्या है। तो देखिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो 1992 में, जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता संरक्षण के लिए विभिन्न देशों के बीच संधियां हुई। और तभी से 22 मई को तभी से 22 मई को प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इज दैट क्लियर? अब आइए देखते हैं व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की संकल्पना क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैव विविधता, और इसे इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसमें दो शब्द हैं, बायो का मतलब बायोलॉजिकल, और डाइवर्सिटी, यहाँ पे डाइवर्सिटी लिखा गया है। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविक, यानी जीवों, यानी पौधे और जंतु दोनों की बात हो रही है। और विविधता का मतलब होता है विभिन्नता, अर्थात जैव विविधता विभिन्न आवासों में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों से है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विभिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, और जैव विविधता शब्द किसने दिया है? तो देखिए, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 में वाल्टर जी रोजन ने किया था, यानी द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज गिवन बाई वाल्टर जी रोजन इन 1985। इट्स ओके। अब देखिए, एडवर्ड ओ विल्सन एडवर्ड ओ विल्सन को फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। मतलब एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। और एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन, यहाँ पे यूँ कह ले कि 17 लाख से 18 लाख जीव हैं। और इन जीवों में 12 लाख जंतुओं की प्रजातियां हैं और 5 लाख पौधों की प्रजातियां हैं। अब जंतुओं में देखते हैं, जंतुओं में दो श्रेणियां हैं, एक तो अकशेरुकी प्राणी होते हैं और एक कशेरुकी होते हैं। तो अकशेरुकी प्राणियों में सबसे अधिक संख्या जो होती है वो होती है कीटों की, फाइलम आर्थ्रोपोडा के ये सदस्य होते हैं। और कशेरुकी प्राणियों में सबसे अधिक जैव विविधता जो है वो मछलियों में है। मतलब कशेरुकी प्राणियों में मछलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। इज दैट क्लियर? अब एक जैव विविधता की जो निश्चित परिभाषा होती है, एक डिफिनीशन होती है, उसको देखते हैं। तो देखिए,
किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली भिन्न भिन्न प्रजातियों के जंतुओं तथा पौधों की संख्या और उनकी विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। इसके अंतर्गत न सिर्फ एक प्रजाति के अंदर पाए जाने वाली विविधताएं सम्मिलित हैं, बल्कि विभिन्न प्रजातियों के मध्य अंतर और पारिस्थितिकीय तंत्रों के मध्य तुलनात्मक विविधता भी शामिल की जाती है। ओके, ये एक डिफिनेशन जो बायोडाइवर्सिटी की होती है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, अब आप अगर कहा जा रहा है कि किसी स्थान पर जैव विविधता अधिक है या कम है, तो किस आधार पे यह अनुमान लगाएंगे, किस आधार पे हम ये बताएंगे कि जैव विविधता वहाँ अधिक है या कम है। तो देखिए, किसी स्थान पर जैव विविधता के अधिक होने का अर्थ है उस स्थान पर पौधों और जंतुओं की आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रजातियों का उपस्थित होना। ठीक है, किसी स्थान पर जैव विविधता के अधिक होने का अर्थ है उस स्थान पर पौधों और जंतुओं की आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रजातियों का उपस्थित होना। तो अगर आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रजातियां वहाँ उपस्थित हैं जंतुओं और पौधों की, तो हम कहेंगे कि वहाँ जैव विविधता अधिक है। और अगर आनुवंशिक रूप से विभिन्न जातियों की संख्या वहाँ कम है, तो हम कहेंगे कि वहाँ जैव विविधता कम है। इज दैट क्लियर। अब देखिए, जैव विविधता के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए, है ना, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी के लिए, जिस कारण से भिन्न भिन्न जीवों की जातियाँ वहाँ विकसित होती हैं। तो आप बताएंगे कि पहला होता है अत्यधिक वर्षा, हाई रेनफॉल। ठीक, दूसरा होता है उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर। तो किसी स्थान पर जैव विविधता तभी होती है जब वहाँ अत्यधिक वर्षा भी हो और वहाँ पे उच्च तापमान भी हो। देखिए, जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा और उच्च तापमान होता है वहाँ अधिक जैव विविधता होती है। ओके बेटा, अब इसको हम एक समझते हैं एक ग्लोब के माध्यम से कि जैव विविधता कहाँ अधिक होती है, कहाँ कम होती है। तो देखिए, यहाँ मैंने एक ग्लोब बना रखा है आपको समझाने के लिए, है ना। ये एक विश्व का ग्लोब है जिसे यहाँ हम देख रहे हैं। ये एक ग्लोब है, ठीक है। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। और यहाँ पे इस ग्लोब के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, या इसे कहते हैं शून्य अक्षांश रेखा। ओके बेटा, अब देखिए, सूर्य जो होता है वो पूरब में निकलता है और इसकी किरणें इस भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। इसलिए भूमध्य रेखा और आसपास के क्षेत्रों में तापमान ज़्यादा होता है और वहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह विषुवत रेखा जो है ये पृथ्वी को दो समान गोलार्धों में बांटती है। इसमें ऊपर की तरफ ये उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो जब हम ध्रुवों से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो जैव विविधता कम होती जाती है, चाहे वो हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाएं और चाहे हम जाएं दक्षिणी ध्रुव की ओर, ठीक है। सबसे अधिक जैव विविधता जो होती है वो कहाँ होती है, विषुवत रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों में होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। इसलिए मैंने यहाँ बना रखा हुआ है कि ये जो विषुवत रेखा है इसे हम शून्य अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसके 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की ओर, यानी ये इसके 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की ओर, यानी कि ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र कहलाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। देखिए क्या है, ये सब है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं
और यहाँ पे ही सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और यहाँ से जैसे ही हम ध्रुवों की ओर चलते हैं, चाहे वो उत्तरी ध्रुव की ओर जाएँ या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएँ, यहाँ पे जैव विविधता कम होती जाती है। अब आप देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाद उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, उसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, उसके बाद टैगा होता है, फिर उसके बाद से टुंड्रा प्रदेश, ये ठीक है। तो जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जैव विविधता कम होती जाती है, अर्थात ये हुआ कि सबसे अधिक जैव विविधता जो होती है वो भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। इट्स ओके। अब देखिए, देखते हैं आगे कि यहाँ मैंने लिख रखा हुआ है कि विषुवत रेखा, या उसे कहते हैं शून्य अक्षांश रेखा, या उसे कहते हैं भूमध्य रेखा पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ वर्षा भी अधिक होती है और तापमान भी अधिक होता है। ओके। अब देखिए, मैंने पहले बताया था जो वो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती जाती है, कम होती जाती है। अब ये सवाल उठता है कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेज़न वन, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, यहाँ पाई जाती है। इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ। इज दैट क्लियर। अब देखिए, ये जो अमेज़न वन है, इसका क्षेत्रफल लगभग 63 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विभिन्न देशों जैसे बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रांस, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला में फैला हुआ है। ठीक है। और अब आइए देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो भारत में पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है, लेकिन इनमें भी पश्चिमी घाट में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, है ना। मैंने पहले ही बताया है ना कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक होती है। विश्व के मेगा डाइवर्सिटी वाले क्षेत्रों में भारत का 12वां स्थान है। और भारतवर्ष में जैव विविधता का आकलन ग्लोबल अनुमान के आधार पर मेज ने किया था, MAY_S मेज ने किया था। अब ये देखते हैं कि हॉट स्पॉट क्या होता है। हॉट स्पॉट जिन क्षेत्रों में प्रजातियों की विविधता अधिक होती है, उन क्षेत्रों को हॉट स्पॉट या हिंदी में कहते हैं तप्त स्थल या उष्ण स्थल कहा जाता है। ठीक है। भारत दुनिया के 17 हॉट स्पॉटों में आता है और पश्चिमी घाट के उभयचरों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। मैंने पहले ही बताया है कि भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दो सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, और उनमें भी सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है। इज़ दैट क्लियर। तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।